हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुडेट्स में। बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज़ में आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 66 बीपीएससी का पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कराया था। उस वीडियो में मैंने साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, क्योंकि जब बीपीएससी पीटी की बात होती है तो इसमें सबसे बड़ा रोल पीवाईक्यू का होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस हिस्ट्री के होते हैं, कितने क्वेश्चंस ज्योग्राफी के होते हैं, कितने क्वेश्चंस साइंस के होते हैं, साइंस के क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब तभी समझ में आएगा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो इसी सीरीज़ में, चूँकि 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसमें आपकी हेल्प करने के लिए मैंने इस सीरीज़ को लॉन्च किया है, पीवाईक्यू सीरीज़, जहाँ मैं पीवाईक्यू पहले सॉल्व कराऊँगा, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर कुछ बचेगा तो फिर आगे बताऊंगा। तो 66 बीपीएससी के पीवाईक्यू में मैंने 31 से सॉल्व करा दिया था, 31 से लेकर 31 तक सॉल्व करा दिया था और 31 से जो है इसमें करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स, चूँकि ये एग्ज़ाम 2019-20 के आसपास हुआ था, तो उस समय का करंट अफेयर्स अभी आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं करंट अफेयर्स को सॉल्व नहीं कराऊँगा। 31 से लेकर 60 तक, 31 से लेकर 60 तक इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो उसको मैं अभी सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, ये अभी आपके किसी काम का नहीं है। मैं सॉल्व कराऊंगा 61 नंबर क्वेश्चन से, जो कि 61 नंबर हिस्ट्री क्वेश्चन है। 61 से लेकर 90 तक हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी जानते हैं तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे ऑप्शंस के बारे में मालूम हो, आपको अगर एक ऑप्शन के बारे में मालूम है तो कुछ आप एलिमिनेट करके कुछ हद तक उत्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। 61 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है। कह रहा है क्या कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लॉट फील्ड्स हैव बीन फाउंड। देखिए, मैं पहले इंग्लिश में करा देता हूँ, हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन भी करा दूंगा। पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर इसके बाद हिंदी का ट्रांसलेशन नेक्स्ट पेज में होगा, उसको मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा। तो कह रहा है कि इनमें से किस हड़प्पन सिटी में जुते हुए खेत के सबूत मिलते हैं। ये 4 सिटीज़ का नाम दिया हुआ है, इनमें से कहाँ जुते हुआ खेत का सबूत मिलता है। तो देखिए, अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज होगा तो आप टिक मार देंगे, नहीं होगा तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं बारी बारी से। लोथल से चलते हैं। लोथल वॉज नॉट फेमस फॉर जुता हुआ खेत, इट वॉज फेमस फॉर डॉकयार्ड। लोथल में डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड का मतलब क्या, बंदरगाह कह सकते हैं आज के मॉडर्न शब्दों में। तो वहाँ पे बंदरगाह था, वहाँ पे शिप्स आती थी जाती थी और वहाँ से ट्रेड होता था। मोहनजोदड़ो वॉज फेमस फॉर बीइंग द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी, क्योंकि ये आईबीसी का लार्जेस्ट साइट था, सबसे बड़ा साइट था। तो इट माइट बी आंसर, माइट नॉट बी आंसर, आंसर हो सकता है नहीं भी हो सकता है। धोलावीरा इज़ फेमस फॉर गुड ड्रेनेज। जो ड्रेनेज था इसका सिस्टम, नाली का पैटर्न था वो बहुत बढ़िया था, सबसे बेस्ट था। एक्चुअली सब जगह अच्छा था लेकिन यहाँ धोलावीरा में सबसे बेस्ट नाली का सिस्टम था। तो देखिए, अब इफ़ यू गो फर्स्ट ऑप्शन, कालीबंगन इसका सही उत्तर होगा, बिकॉज यहाँ पे जुते हुए खेत के सबूत मिलते हैं। यहाँ पे जो खेत था उसको जोता गया था और वैसे ही उसकी खुदाई में प्राप्त हुए हैं अवशेष। तो इसका आंसर ए होगा। लेकिन अगर आप कुछ आइडिया होता आपको तो आप फर्स्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। इनमें से कौन सा फिलॉसफी है, कौन सा दर्शन है जिसमें कि एटम थ्योरी के बारे में बात की गई, परमाणु थ्योरी के बारे में, परमाणु सिद्धांत के बारे में बात की गई है। देखिए, इंडिया में एक चलता है 7 दर्शन, 6 फिलॉसफीज, बहुत फेमस है वो 6 फिलॉसफीज। अगर आप नहीं जानते हैं तो मतलब हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ा है। इन 6 फिलॉसफीज में 4 फिलॉसफीज यहाँ पे दिए हुए हैं, योगा, न्याय, सांख्य, वैशेषिका। 5वां हो जाएगा पूर्व मीमांसा और 6ठा हो जाएगा, ये 5वां है और 6ठा हो जाएगा उत्तर मीमांसा। क्योंकि इन सब के बारे में आप तब पढ़ते हैं जब आप भारतीय दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं। इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम में ये 6 फिलोसफिकल सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसमें से एक फिलोसफिकल सिस्टम जो है वो परमाणु सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, उसमें परमाणु सिद्धांत के बारे में दिया गया है।
तो इसलिए कहा भी जाता है कि सबसे पहले अगर कहीं परमाणु के बारे में चर्चा की गई है तो हमारे दर्शनों में की गई है, हमारे फिलॉसफीज में की गई है, और उसका उत्तर सही उत्तर वैशेषिका होगा। वैशेषिका में परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया गया था। इसके जो प्रोपाउंडर थे वो कन्नद थे, कन्नद ऋषि। कन्नद जो थे ये इसके मतलब इस फिलॉसफी को फाउंड करने वाले थे, फाउंडर थे कह सकते हैं। योगा जानते ही हैं, पतंजलि जी ने योगा फिलॉसफी को फाउंड किया था। बताता था इसमें कि योगा कैसे होता है, योगा का एक्चुअल फिलॉसफी क्या है, ठीक है। न्याय गौतम ऋषि, सांख्य कपिल मुनि। आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपको 6 का याद रखना है। पूर्व मीमांसा जैमिनी कहते हैं एक्चुअली, जैमिनी। उत्तर मीमांसा व्यास। ये 6 ऋषियों के द्वारा ये 6 फिलॉसफी को फाउंड किया गया था। और इन 6 फिलॉसफी को थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू कर लेते तो आपको इतना मालूम जरूर चल जाता कि एटम थ्योरी किससे कनेक्टेड है, वैशेषिका से है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इजी क्वेश्चन है, इजी क्या, इजीएस्ट कहेंगे इसको। कह रहा कि त्रिरत्ना और 3 जेवल्स, इसमें से जिसको 3 जेवल्स का नाम भी दिया हुआ है, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक कार्य इसको कहते हैं। ये किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धिज़्म से है, हिंदुज़्म से है, जैनिज़्म से है, ठीक, क्रिश्चियनिटी से है। अगेन इजी है। इजी इसलिए अगर आप नहीं, थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो आपको मालूम होगा, थोड़ा सा याद आ रहा होगा। तो बुद्धिज़्म में 8 फोल्ड पाथ है, 8 फोल्ड पाथ है, मतलब जिसमें 8 कर्तव्य रास्तों की बात की जाती है कि 8 कार्य है जो करने चाहिए आपको, उस तरीके से करना चाहिए। या फिर इसमें बुद्ध धम्म संघ है, तो बुद्ध धम्म संघ को हम लोग त्रिरत्न नहीं कहते हैं, तो इसलिए इसको आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। हिंदुज़्म में ऐसा कोई है त्रिरत्न नहीं है, आप जानते ही हैं। क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ईसाइयत में ऐसा कुछ नहीं है। तो बचता मेरे पास जैनिज़्म है, और जैनिज़्म ही उत्तर होगा। जैनिज़्म में त्रिरत्ना यानी 3 जेवल्स के बारे में बात किया गया है, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? लौह और रक्त पॉलिसी। लौह और रक्त पॉलिसी मतलब ये कि इसमें बहुत स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को डील करते हैं एम्परर लोग। जो भी राजा थे वो अपने, जो भी मान ले उसके राज्य में किसी ने कोई गलती कर दी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी ने कोई विद्रोह कर दिया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्चुअली इसका मतलब यही होता है, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है, बट बेसिकली मतलब यही हुआ कि उसके राज्य में कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, जो होगा उनकी मर्जी से होगा। तो इसके प्रोपाउंडर कौन थे, किसने ये पॉलिसी अपनाई थी? तो इसमें भी कुछ हिंट इसमें भी है। इल्तुतमिश नहीं होगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने किया था तुर्काने चहलगामी। तुर्काने चहलगामी क्या था? तुर्काने चहलगामी जो था वो 40 लोग का, 40 नोबेल थे, 40 लोग एडवाइज़र थे जो कि एडवाइस करते थे इम्पेरर को, राजा को, और वो 40 लोग की हेल्प से राज पूरा चलता था। बलबन ने तुर्काने चहलगामी को डिसमेंटल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी फेमस है किसके लिए? दाग और चेहरा के लिए। दाग एंड चेहरा, ये 2 सिस्टम। एक शाहाना मंडी भी उसने किया था, मंडी बाज़ारों में जो है कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। दाग क्या था? दाग जो था वो हर एक हॉर्स के ऊपर ब्रांडिंग की जाती थी, हॉर्स के ऊपर एक निशान लगाया जाता था ताकि मालूम चले कि ये घोड़ा जो है शाही है, ये घोड़ा जो है सैनिक का है। चेहरा मतलब क्या? सैनिकों का एक हुलिया ड्राइंग बना के रखा जाता था एज अ रिकॉर्ड। जैसे आज किसी भी आर्मी के जो भी स्टाफ होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनका एक फ़ोटो खींच कर रखा जाता है रिकॉर्ड्स में, वैसे उस समय, उस ज़माने में किसी भी जो भी वहाँ राजा के सैनिक थे उनका चेहरा बना लिया जाता था ड्राइंग के तौर पे और उसको रखा जाता था। तो ये एक सिस्टम था, दाग चेहरा। मोहम्मद बिन तुगलक वाज फेमस फॉर ट्रांसफरिंग द कैपिटल। ये जो है कैपिटल ट्रांसफ़र के लिए फेमस थे, देवगिरी से दौलताबाद गए थे। तो खैर इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा बलबन, बिकॉज बलबन जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए बहुत फेमस था, उसने ही ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अडॉप्ट किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। आपको याद होना चाहिए कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं अभी तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला अजातशत्रु के टाइम में हुआ था, दूसरा कालाशोका के टाइम में हुआ था, तीसरा अशोक के टाइम में हुआ था, और चौथा कनिष्क के टाइम में हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट। दूसरा कालाशोक के टाइम में, अशोक के टाइम में थर्ड हुआ था, और फोर्थ हुआ था कनिष्क के टाइम में, कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन एक जगह था, वहाँ पे हुआ था। अगर इसका भी डिटेल्स है कि किस ईस्वी में हुआ था, तो 383 में पहला हुआ था, दूसरा 283 में हुआ था, फिर 150 BC में हुआ था, फिर 200 समथिंग AD में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना होगा, सब कहाँ कहाँ हुआ था ये भी याद रखना होगा। तो इसका पूरा चार्ट है, बता दूंगा किसी दिन। अभी और आगे भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच मेडाइवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर एलैबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। कौन सा मेडाइवल इंडियन एम्पायर था जो कि फेमस था लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, यानी कि वहाँ पे पंचायती सिस्टम बहुत ही अच्छा से डेवलप्ड था। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस था चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोला एम्पायर। चोला एम्पायर जो कि सदर्न एम्पायर था, साउथ में था, इट वाज इन बेसिकली चेन्नई एंड ऑल दैट एरिया। तो वहाँ पे जो है चोला एम्पायर था, जहाँ की जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस था, जो पंचायती राज सिस्टम था, वो बहुत फेमस था। वहाँ पे हर चीज़ पंचायती लेवल पे किया जाता था, पंचायती लेवल पे इलेक्शन होते थे, पंचायती लेवल पे जुडिशियल सिस्टम था, पुलिस सिस्टम था, सब कुछ बहुत वेल मेंटेन और वेल अरेंज था। ठीक है, तो ये सब लूसेंट का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। उसी का हिंदी है जो पहले कराया। तो किस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेत के निशान मिले हैं, कालीबंगन, करा दिया मैंने। किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, वैशेषिका में। फिर है त्रिरत्न या 3 रत्न किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, बलबन ने। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, कनिष्क ने। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो चोल था। क्वेश्चन नंबर 69 तक 66 तक हो गया। नाउ बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चंस की। पित्रादुरा बहुत फेमस है। पित्रादुरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अरबेस्क्यू और पित्रादुरा ये दो बहुत फेमस टर्म है इन दी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मतलब जो आर्किटेक्चर बाबर ने, हुमायूं ने, जो मुग़ल ने यहाँ पे खड़ा किया था, लाल किला या फिर ताजमहल, इन सब आर्किटेक्चर में जो चीज़ें यूज़ की गई थी, एक उसमें यूज़ किया था अरबेस्क्यू। मतलब जो अरेबिक में लिखा था कुरान की आयतें, उसको अरबेस्क्यू कहते हैं। वो एक वो था। दूसरा था पित्रादुरा। पित्रादुरा का मतलब क्या होता है कि जो दीवारें होती हैं उसको उसमें फूल की तरह डिज़ाइन बनाते हैं। किन चीज़ों से, सेमी प्रीशियस स्टोन से। मतलब जो पत्थर होते हैं, जो महंगे महंगे पत्थर होते हैं, उनको गूंथ कर उनको उसमें सजा कर एक डिज़ाइन बनाया जाता है, फ्लोरल डिज़ाइन, फूल का डिज़ाइन या फिर किसी और तरह का डिज़ाइन बनाया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं पित्रादुरा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए था, मालूम है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाते गेस। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन 1893। 1893 में एक पार्लियामेंट हुआ था रिलीजन्स का, धर्मों का संसद हुआ था। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था यहाँ से, तो ऑब्वियस ही बात है स्वामी विवेकानंद। वेरी फेमस स्पीच, बहुत फेमस स्पीच था वहाँ का, जो बहुत काफ़ी फेमस हुआ था, शिकागो में हुआ था। और वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म का, भारत का, सबका तारीफ़ किया था, और वो भाषण में बहुत फेमस भी हुआ था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश कारखानाज फॉर पेंटिंग। किसने पेंटिंग के लिए कारखाना इस्टेब्लिश किया था। देखिए मुगल रूलर के टाइम में पेंटिंग बहुत पीक पे था, और दैट टू जहांगीर के टाइम में सबसे ज़्यादा पीक पर था। ऐसे शुरुआत हुमायूं के टाइम में ही हो चुका था, हुमायूं ने, बाबर ने अच्छा किया था। लेकिन अकबर के टाइम में कारखाना इस्टेब्लिश हुआ था। इसका आंसर अकबर होगा। अकबर के टाइम में कारखाना नाम का फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया था, जहां लोग स्पेशल आर्टिस्ट को बुलाकर वहां पर पेंटिंग कराए जाते थे। लेकिन जहांगीर के टाइम में ये पेंटिंग एकदम टॉप पर पहुंच गया था।
जहांगीर की अपनी इससे जहांगीर से पहले जो पेंटिंग का थीम होता था वो होता था जनरली सीनरी, बर्ड्स वगैरह या नेचुरल सीनरी वगैरह, लेकिन जहांगीर के टाइम से ये पेंटिंग सेंटर हो गया आदमियों के फिगर पे, मतलब डिपिक्शन, ह्यूमन डिपिक्शन भी चालू हो गया। जहांगीर ने अपना भी खुद का बहुत सारा ड्राइंग बनवाया था, फ़ोटो बनवाया था, तो जहांगीर के टाइम से ह्यूमन डिपिक्शन चालू हो गया, इससे पहले ह्यूमन डिपिक्शन नहीं था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की तरफ। 71 क्या कहता है, हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को किसने एस्टैब्लिश किया था? इजी क्वेश्चन है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। इसमें कुछ नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है 69, कहता क्या है, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वॉज इन्फोर्स्ड बाय। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इस तरह के सिस्टम में क्या था, इस तरह के सिस्टम में एक होता था नवाब, एक होता था डिप्टी नवाब। डेप्यूटी नवाब जो था वो इट वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश रूलर्स उसको अपॉइंट करते थे, और नवाब जो नवाब होते थे दोनों मिलकर रूल करते थे, इसलिए इसको नाम दिया गया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसमें जो अंग्रेज लोग थे उनके पास अधिकार था रेवेन्यू कलेक्शन का, उनके पास राइट था रेवेन्यू कलेक्शन का थ्रू इट्स डिप्टी नवाब, बट दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे किसी भी सिस्टम के लिए। हालांकि नवाब जो थे रिस्पॉन्सिबल थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, या फिर और भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा ये फेम नहीं मिला, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसको इन्फोर्स किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव जो कि वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, उसने ये सिस्टम डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इज डिस्प्लेड। नील दर्पण, जिसमें कि जो नील की खेती करने वाले लोग किसान होते थे, उसके बारे में दिखाया गया कि उन पर कितने अत्याचार हो रहे थे, कितना उनको सताया जा रहा था। तो ये दिखाया गया था, एक राइटर थे दीनबंधु मित्र, उनका एक नाटक था जिसका नाम था नील दर्पण, उसी में इसके बारे में डिस्प्ले किया गया था, दिखाया गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद होनी चाहिए। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था, उसी में बताया गया था कि इंडिगो फार्मर्स के साथ क्या क्या अन्याय हुए थे। इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, पितला दूरा। तो अब सी बात है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया किसने? स्वामी विवेकानंद ने। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो दीनबंधु मित्र ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 73 कहता है दैट द फेमस बैटल ऑफ वांडी वॉश इन 1760 वॉज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। देखिए, ब्रिटिश एंड फ्रेंच की राइवलरी शुरू से थी, दोनों में दुश्मनी शुरू से ही हो गई थी, क्योंकि दोनों जब यहाँ आए थे तो दोनों के बीच में काफ़ी टसल हो रहा था सुप्रीमेसी के लिए कि कौन यहाँ रूल करेगा। तो जो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था अंग्रेज़ों के बीच में और फ्रेंच के बीच में, 3-4 वॉर हुए थे, ठीक है। उसमें जो है सबसे लास्ट था बैटल ऑफ वांडी वॉश। इट वॉज द डिसाइसिव वॉर, ये सबसे लास्ट वॉर था। इसके बाद, इसमें हारने के बाद फ्रेंच जो है यहाँ से कुछ जगह को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। तो इसका सही आंसर फ्रेंच होगा, बैटल ऑफ वांडी वॉश, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ड्रू गांधीजीज अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स इन द चंपारण। चंपारण में आने से पहले गांधी जी को 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि लखनऊ में हुआ था, यहाँ से एक व्यक्ति गए थे बिहार से, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, मनाने के लिए कि आप यहाँ आइए चंपारण में और यहाँ के किसानों का कंडीशन देखिए और कुछ कीजिए उनके लिए। तो इसका सही आंसर राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है भी नहीं, बट फिर भी अगर जितना जहाँ पहले मिनट हो पा रहा हूँ, पहले मिनट में कर पा रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा देने की बात है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Which of the following acts introduced separate electoral system in India? Separate electorates, वही जिसमें कि बात की गई थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी कि मुसलमानों के लिए अलग से
एक क्षेत्र दिया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स को वोट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम ये कब किया गया था? फर्स्ट टाइम इट वाज इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। पहली बार पृथक निर्वाचन 1909 में इसकी बात की गई थी। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत, सिद्धू भगत वो टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो बुद्धो भगत का जो कोल म्यूटिनी था वो एक्चुअली सिंहभूम में हुआ था। आप यहाँ गेस कर सकते थे, कच्छ में ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, ये ट्राइबल विद्रोह था, ट्राइबल रिवोल्ट था। वेस्टर्न घाट्स में ऐसा कुछ नहीं हुई थी। सतारा में हो सकता था, बट सतारा में नहीं आंसर है, आंसर होगा सिंहभूम झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध? 16 महाजनपद थे, जानते हैं आप, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो बेसिक है ये। 16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद था वो बहुत ही मजबूत था, और इसकी पहली राजधानी कहाँ थी ये आपको बताना है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? तो इसमें आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? देखिए इसका आंसर ई भी हो सकता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्वामी सहजानंद जो कि एक्चुअल में किसानों के आंदोलन के लिए बहुत फेमस थे, तो वही आंसर है कि किस चीज़ के लिए फेमस थे? तो ही वॉज फेमस फॉर पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। बिहार में किसानों के आंदोलन के लिए बहुत फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पीयर हीडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये किसने इसकी शुरुआत की थी? तो कुंवर सिंह ने किया था। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस? इसमें से कौन सा मूवमेंट है जिसमें गांधी जी ने पहली बार सिविल डिसोबीडियंस का यूज़ किया था, सविनय अवज्ञा किया था, किसी लॉ को तोड़ा था, किसी लॉ को नहीं माना था? तो इट वॉज चंपारण ही पहला सत्याग्रह था जहाँ उन्होंने बहुत सारे लॉ को नहीं माना था। जैसे कि चंपारण में जब उनको वहाँ के कलेक्टर थे उन्होंने रोका, वो नहीं रुके, गए चंपारण के अंदर। फिर वही कलेक्टर उन्होंने, जो एडवर्ड मेयर नाम था उनका, ठीक है, उन्होंने बात की, फिर वहाँ पे CAC बनी, चंपारण एग्रीडिएंट कमेटी बनी, उसमें गांधी जी को शामिल किया गया। फिर उसका रिपोर्ट आया, बहुत सारी बातें मानी गई। तो अगेन फिर वो लंबी कहानी है। कहने का मतलब क्या है कि पहली बार वहाँ पे सविनय अवज्ञा किसने किया था? गांधी जी ने कहाँ किया था? चंपारण में किया था। अब सारे क्वेश्चंस का हिंदी ट्रांसलेशन है, एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। 1716 का प्रसिद्ध वार्निवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के द्वारा, बताया मैंने, ठीक है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में शुरुआत हुई थी पृथक निर्वाचन की। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो वो राजकुमार शुक्ल ने किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये बताना है कमेंट में आपको कि मगध की सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी थी। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम झारखंड में हुआ था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद निम्न में से बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण था। वहाँ उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स को डिफाई किया था, इसलिए वो पहला सविनय अवज्ञा था। अब कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, बिहार हिस्ट्रीज के और जो नेशनल हिस्ट्री थे वो क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, तो 10 क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं हम लोग, 90 तक देख लेते हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। जापान में 4 आइलैंड है। जापान इज़ अ कंट्री विच कंसिस्ट ऑफ 4 मेन आइलैंड्स। वो चारों आइलैंड के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, और पूछ रहा है कि जोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आइलैंड होन्शु है। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से होन्शु है। ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी बहुत न्यूज़ में ग्रीनलैंड है, उस समय न्यूज़ में नहीं था बट फिर भी क्वेश्चन आया था।
ग्रीनलैंड जो कंट्री है वो किस कंट्री का पार्ट है, किस कंट्री का वो ओवरसीज टेरिटरी है? डेनमार्क का है। इसका मालिक डेनमार्क है और अभी ट्रम्प बार बार कहते हुए रहते हैं कि हम डेनमार्क को कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर लेंगे वहाँ की, चूँकि वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, इसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ कहाँ पे हैं? तो ऑब्वियस बात है ये होगा अफ्रीका, जानते ही हैं 57 कंट्रीज़, इस्लामिक यूनियन सब यहीं पे है। तो अफ्रीका ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा देश हैं। फिर क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट the state of India with the highest percentage of tribal population to its total population as per the 2011 census is, कौन ऐसा राज्य है जिसका आबादी, ट्राइबल आबादी, आदिवासियों की आबादी सबसे ज़्यादा है उस इन कंपैरिजन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन, इसके पूरी आबादी के? तो ये इसका आंसर मिज़ोरम हो जाएगा, क्योंकि मिज़ोरम की जो आबादी है वहाँ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इसके टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफ़ी ग्रोइंग एरियाज इज़ नॉट इन कर्नाटका, इसमें से कौन सा एरिया कर्नाटका में नहीं है? तो जो है पहले उसको छाट दीजिए। चिकमंगलूर कर्नाटका में है, हाँ है। कुर्ग कर्नाटका में है, हाँ है। बाबा बुदांगरी कर्नाटका में है, हाँ है। कौन नहीं है? पलनीस कर्नाटका में नहीं है। क्या कह रहा है फिर यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन एज ऑन दिसंबर 2018? बहुत ओल्ड डेटा है, उस समय के डेटा के हिसाब से यूएस था, हालांकि बाद में यूएई हो गया था, लेकिन उस समय के डेटा के हिसाब से यूएसए था। यूएसए में उस समय सबसे ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एनुअल गोल्ड आउटपुट इन टन्स इन 2019? 2019 के हिसाब से सबसे ज़्यादा गोल्ड आउटपुट कहाँ था, सबसे ज़्यादा गोल्ड की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ थी? तो ये उस समय भी चाइना था, आज भी चाइना ही है, पहले भी चाइना ही था। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? ये उस समय लेह था, अभी तो ये कच्छ हो गया है, बिकॉज अभी लेह को और तोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 5 और नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, तो अभी ये लेह नहीं रहेगा। बट उस समय जब ये क्वेश्चन आया था उस समय इसका आंसर लेह होगा। लेह वाज दैट टाइम एट दैट टाइम इट वाज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी का हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क का है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? अफ्रीका में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? मिजोरम का है। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? उस समय यह संयुक्त राज्य अमेरिका था, अभी यूएई है। कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? पलनीस कर्नाटक में नहीं है। निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था? चीन में, आज भी चीन ही है, उससे पहले भी चीन ही था। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? उस समय लेह था, अभी कच्छ हो चुका है। अब बात करते हैं 90 तक क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, उसके बाद 91 से फिर अगले वीडियो में डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच द स्टेट ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज? कौन सा स्टेट? अगेन ये इरेलेवेंट है आज के डेट में। आज के डेट में जो नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा है वो अलग है, और जो पहले था उस समय वो अलग है। उस समय इसका आंसर कर्नाटका था, उस समय कर्नाटका में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। आज के डेट में आई थिंक इट इज़ तमिलनाडु, बट थोड़ा एक बार श्योर हो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार इज अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? इसमें से कौन जो है वो नॉर्थ की तरफ बहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार इज अ नॉर्थ फ्लोइंग? इनमें से कौन नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, नॉर्थ की तरफ बहने वाले रिवर हैं? तो इसका आंसर बहुत इजी है, क्योंकि बागमती, कमला,
कोसी, गंडक, ये सारे नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स है बिहार में, नॉर्थ बिहार में बहते हैं, नॉर्थ की तरफ बहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई, मोर देन 1। तो आज हमने 90 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट पार्ट में 91 नंबर क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हर दिन आपके लिए बीपीएससी पीवाईक्यू का जो सीरीज़ है वो मैं लेकर आऊँगा, ताकि आपको बीपीएससी पीवाईक्यू को समझने में आसानी हो, समझे पैटर्न क्या होता है और फिर उसी के हिसाब से टेस्ट को लगाएं, अपने परफॉर्मेंस को देखें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।